हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज फिर से जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का पार्ट है हमारा, उस पार्ट में आज एक नए टर्मिनोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो प्रीवियस वीडियो है उसको में आप देखिएगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी को हमने डिफाइन करा है और उसमें हमने बताया है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जब हम कहते हैं ये साइंस है, साइंटिफिक स्टडी है जो बताता है कि प्रोडक्शन समाज में कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन करता है। मतलब हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सोसाइटी का जो इकोनॉमिक लॉज है उसको डिस्क्लोज करता है कि कैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्क करता है, उसका इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, प्रोडक्शन कितना होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ करेगा, इनइक्वालिटी कितनी होगी। इन सारे चीज़ों का स्टडी जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी करता है। उसके अंदर का जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो जैसे ऑपरेट करता है, उसको समझने का प्रयास करता है। पॉलिसी क्या बन रही है, कैसे बन रही है, किसको फायदा पहुंचाएंगी, किसको नुकसान पहुंचाएंगी, कितना इन्फ्लेशन होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, किसी वस्तु का कितना दाम होगा और ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है। इन सारे चीज़ों का जो कलेक्टिव स्टडी होता है, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कहें, कॉमन वर्ड्स में कहें, तो इन सारे का जो 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 स्टडी होता है, इकोनॉमिक लॉ का जो ऑपरेशनल पार्ट होता है, वो कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, इन सारे चीज़ों का अध्ययन जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया जाता है। Not the how economy is operating and how the decisions of economy are being taken by the political class. So there is political class, political dispensation, political sphere of a state, and there is economic sphere of the state also, where economic system is operating. तो इकोनॉमिक लॉ को जब हम डील करते हैं सोसाइटी के अंदर कि कैसे इकोनॉमिक्स काम कर रहा है, कैसे इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, किसको कितना वेजेज मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस, इसको ओवरऑल हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी। और इस पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसके इकोनॉमिक लॉज का एनालिसिस किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि हाउ इकोनॉमिक लॉ आर ऑपरेटिंग एट द सोशल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, इकोनॉमिक लेवल। और इसी में देखिए कहा गया कि जैसे जैसे हिस्ट्री आपकी आगे बढ़ती गई, जैसे हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन में डिस्कस करा कि सबसे पहली जो सोसाइटी की फेज मानी जाती है वो है प्राइमेटिव कम्युनल आप कह सकते हैं, जिसमें हंटिंग गैदरिंग होती थी, कोई क्लास नहीं होता था, लोग उतना ही मतलब सब्सिस्टेंस इकोनॉमी पर वो आधारित हुआ करता था, कोई अकोमोलेशन नहीं होता था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होने की वजह से क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता था सोसाइटी में, सबको अपने की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बांट दी जाती थी, कोई नीड नहीं थी अकोमोलेशन की, प्रॉफिट मेकिंग की। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हंटिंग गैदरिंग फेज से आप आगे बढ़े, धीरे धीरे सोसाइटी का जो है नेचर के ऊपर धीरे धीरे कमांड बढ़ता गया। धीरे धीरे सोसाइटी का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसका रॉ मटेरियल्स है, उस नेचर का जो रिसोर्सेज था, उस पर ह्यूमन बीइंग का कमांड बढ़ता गया बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द टूल्स ऑफ प्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। मशीन में आप स्किलफुल हो गए, मशीन चलाने में, मशीन बनाने में, तो धीरे धीरे आप नेचर्स का एक्सप्लॉइटेशन करने में उस पर आपको महारत हासिल हो गई। तो इससे क्या हुआ, बट इन द कंट्रीज व्हिच सोशल सिस्टम आर बेस्ड ऑन एक्सप्लॉइटेशन द वर्किंग मासेज आर ऑप्रेस्ड बाय एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशन। हमने क्या बताया था कि डिफरेंट फेज में एक रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होता है, जिसमें जो टूल्स होते हैं प्रोडक्शन के, उस पर किसी खास व्यक्ति या व्यक्ति समूहों का अधिकार होता है, जिसको हम क्लास कहते हैं। कैपिटलिस्ट क्लास कह सकते हैं, स्लेवरी में आप स्लेव ऑनर कह सकते हैं, फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड कह सकते हैं। और बाकी जो क्लास होता है, जो लोगों का समूह होता है, वो उससे डिप्राइव्ड होता है। तो क्या होता है कि ये नेचर पर आपने कमांड तो डेवलप किया, लेकिन वो इगैलिटेरियन नहीं रहा, इक्वालिटी पर आधारित नहीं रहा। कुछ लोगों के हक में वो सारा चीज काम करता रहा और उससे वो ज्यादा मजबूत होते रहे।
समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आगे चल करके इस तरह से एक शोषणकारी व्यवस्था का निर्माण हुआ, और इस शोषणकारी व्यवस्था को जब हम अध्ययन करते हैं, इसके इकोनॉमिक लॉ का, इकोनॉमिक प्रोसेस का जब हम अध्ययन करते हैं कि आखिर सोसाइटी में ऐसा क्यों हुआ, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक लॉज। और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी जब आप पढ़ते हैं तो उसका इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है, इनहेरेंट पार्ट है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक लॉ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एट द सोशल लेवल, यू कैनॉट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ पार्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम कहें कि आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कैपिटलिज्म समझना है, तो उस इकोनॉमिक लॉज को समझना होगा जो सिस्टम के अंदर आपको ऊपरी तौर पर दिख रहा है ना कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपको ऊपरी तौर पर दिख रहा है ना कि इनइक्वल सोसाइटी बन रही है, आपको ऊपरी तौर पर दिख रहा है कि एक अमीर है और एक गरीब है, एक के पास संसाधन की भरमार है, दूसरा पूरी तरह से वो है। ये भाग की वजह से नहीं है। मार्क्सवाद कहता है कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ योर फेट, योर लक, it is because of the economic laws operating at the social and economic level, which are determining that who will be the rich person, who will be the bourgeoisie, who will be the capitalist, and who will be the proletariat or labor class. और इसी इकोनॉमिक लॉ को हम पॉलिटिकल इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं। तो इसमें यह कहा गया, इस किताब में, छोटी सी किताब है, कि एनी साइंस स्टडिंग a particular sphere of nature or social life aims at disclosing the laws operating in that sphere। तो कोई साइंस जो होता है वो नेचर के किसी एस्पेक्ट को, सोशल लाइफ के एक एस्पेक्ट को स्टडी करता है, एक पर्टिकुलर स्पीयर को स्टडी करता है, एंड साइंटिफिकली इंटरप्रेटेड द कंसेप्ट ऑफ लॉज इम्प्लाइज एन इनर इसेंशियल कनेक्शन ऑफ फिनोमिना। तो साइंटिफिकली अगर हम कहें तो जो कंसेप्ट इंटरप्रेटेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ का क्या मतलब हुआ? लॉ का मतलब हुआ कि इट इम्प्लाइज एन इनर इसेंशियल कनेक्शन ऑफ फिनोमिना। मतलब जैसे हमने कहा कि कोई अमीर है और कोई गरीब है, कोई शोषक है, कोई शोषित है, तो शोषक और शोषित के बीच का जो इनर कनेक्शन है, मतलब ये क्यों हो रहा है कि कुछ अमीर हो रहे हैं और कुछ गरीब हो रहे हैं, इस फिनोमिना को कनेक्ट करने, इसको समझने का जो प्रयास किया जाता है वही है इकोनॉमिक लॉस। उसी लॉज के द्वारा आप समझ सकते हैं कि वाई सम पीपल आर रिचर और रिच, वाई सम पीपल आर पुअर, और वाई सम पीपल आर बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर एवरी डे। उस लॉ को आपको समझना होगा, और वो लॉ आप समझते हैं जो इकोनॉमिक लॉज हैं उसके माध्यम से, जो उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, और उसको एक सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इन डिफरेंट फिनोमिनाज में, जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में कहा था कि ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया है, एंड ऑक्सफैम के रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कुछ लोग बाकी लोगों के कीमत पर उनका रिचनेस और बढ़ता जा रहा है, वेल्थ बढ़ता जा रहा है, इनकम बढ़ता जा रहा है, मोनोपोली बढ़ता जा रहा है। सो वाई ओनली सम पीपल आर गेटिंग income or wealth at the cost of others, and there is certainly a law behind this phenomena. So some people are getting richer and some people are getting poorer. The real wages of labor classes are decreasing. At the same time, the CEOs of multinational companies are becoming richer and richer. Why this phenomena is happening, and which law are explaining these phenomena? So those laws which are explaining these phenomena are known as economic laws of political economy. So political economy में जो economic law का हम स्टडी करते हैं, जिसके माध्यम से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं डिफरेंट फिनोमिना को, वो काफ़ी अहम है ये समझने के लिए कि सोसाइटी में कोई घटना, या आप कहें कि इनकम बढ़ने की, वेल्थ बढ़ने की, एट द सेम टाइम कुछ लोगों की घटने की, ये घटना क्यों हो रही है। द इनर कनेक्शन ऑफ फिनोमिना एग्जिस्ट वेदर वी लाइक और नॉट। तो जो ये इनर फिनोमिना है, जो कनेक्शन है, फिनोमिना के बीच का जो कनेक्शन है, वो आप चाहें या ना चाहें वो घटित होगी ही, क्योंकि एक पार्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन का अपना इनर लॉज होता है काम करने का। जैसे कहा जाता है कि कैपिटलिज्म में जो सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट है,
सरप्लस लेबर का, सरप्लस टाइम का, वही वो कंसेप्ट है जिसके माध्यम से हम एक्सप्लॉइटेशन को एक्सप्लेन करते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑफ सरप्लस लेबर, सरप्लस टाइम एंड सरप्लस प्रोडक्शन इन द सेपरेट वीडियो, कि कैसे जो नेसेसरी लेबर टाइम होता है उसी में कोई जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है, जो इंडस्ट्री का ओनर होता है, फैक्ट्री का ओनर होता है, वो वर्कर से उतना काम करा लेता है जिससे उस लेबर का अपना सब्सिस्टेंस इंश्योर हो जाए. लेकिन जो सरप्लस लेबर टाइम में जो काम कराता है वर्कर से, मजदूर से, वो पूरा का पूरा उसका प्रॉफिट बनता है. सो दिस इज द लॉ ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन विच इंश्योर्स द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास. तो उस लॉ को आपको समझना पड़ेगा और उसी लॉ के द्वारा वो अपना प्रॉफिट इंश्योर करता है. और आप चाहें चाहे मत चाहें, वो लॉ काम करेगा और एक्सप्लॉइटेटिव वो रहेगा. सो इट डजंट डिपेंड ऑन योर विल और विशेस, इट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक लॉ ऑफ कैपिटलिज्म. तो इसको समझना होगा. फिर इन अदर वर्ड्स द नेचुरल एंड सोशल लॉज आर ऑब्जेक्टिव. जो नेचुरल लॉ जो होता है और सोशल लॉ जो होता है ऑब्जेक्टिव, सिंस दे आर नॉट कंटिजेंट ऑन विल एंड कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, बट पीपल डिस्कवर एंड यूज दिस लॉ. तो यहाँ पे ये कहने का प्रयास हो रहा है कि जो भी ये लॉ होता है, सोशल लॉ या ऑब्जेक्ट नेचुरल लॉ जो होता है, वो आपके विल पर नहीं डिपेंड करता. आप चाहते क्या है उससे उस पर फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूअस उस तरह से काम करता है. लेकिन एक चीज़ है कि अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन में आप परिवर्तन कर दें तो ये लॉ में भी, इन लॉ में भी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि वो एक सिस्टम का भाग है, एक मोड का भाग है. जब तक वो मोड नहीं बदलेगा तब तक वो लॉ नहीं बदलेगा. आप चाहें चाहे मत चाहें, अगर कैपिटलिज्म का सिस्टम चल रहा है तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मेन बाय मेन होगा ही, वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ हाथ में होगा ही, भले कितना भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास करें, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही, आप कोशिश करें या चाहे मत करें. वो उसके इंटरनल लॉ का पार्ट है. इट इज बाउंड टू हैपन, इट इज बाउंड टू हैपन. लेकिन उस सिस्टम का जो ये लॉ है, वो कुछ लोग इसका डिस्कवरी करके इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. उस कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल लेबर क्लास भी कर सकता है और उसके जो एक्सप्लॉइटेटिव क्लास है, एक्सप्लॉइट करने वाला क्लास है, उसके खिलाफ मूवमेंट भी बिल्ड कर सकता है. सो द नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ नेचर गिव्स पीपल अ पावरफुल वेपन फॉर टेमिंग इट बिहाइंड इट्स ब्लाइंड फोर्सेस, फॉर यूजिंग देम टू बेनिफिट द मैन. एंड द नॉलेज ऑफ द लॉज ऑपरेटिंग इन सोशल लाइफ प्रोवाइड्स पीपल विद बेसिस फॉर देयर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एम्ड एट प्रोमोटिंग सोशल प्रोग्रेस. तो अगर लॉ, नेचर के लॉ की आपको जानकारी है या किसी मोड ऑफ प्रोडक्शन के लॉ की आपको जानकारी है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको अपने फेवर में मैनिपुलेट किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, मेंड किया जा सकता है, ताकि वो अनरेगुलेटेड बिहेवियर ना करे. जैसे अभी कैपिटलिस्ट सिस्टम जो चल रहा है, उसमें भी अगर सरकारें चाहें तो रेगुलेट करके जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, बड़े बड़े बिग कॉरपोरेशंस हैं, दे कैन बी रेगुलेटेड बिकॉज स्टेट इज नोइंग द लॉ ऑफ दीज कंपनीज. सोसाइटी may understand the operative law, economic law of these corporations. Society may understand the rate of profit made by these companies, and through the public regulation, state regulation, their profit may be regulated in favor of public, in favor of employment generation, in favor of protection of climate, environment. So it depends on states also and society also, that how they are understanding these phenomena, these economic laws. And once they will understand this, they can be regulated in certain way. And that is why in Oxfam report they are emphasizing that if a state wants to regulate these corporations which are monopolizing the production process, this can be done through the different business models. But it depends on the will and desire of a state and society. तो यही बात ये कह रहा है कि अगर इस इकोनॉमिक लॉ को आप समझ रहे हैं, इस पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझ रहे हैं आप, कि विच लॉ आर डूइंग सर्टेन थिंग्स, व्हाई दे आर डूइंग सर्टेन थिंग्स, व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट आर बीइंग जनरेटेड, व्हाई इट इज नॉट बीन एड्रेस्ड, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल रीजंस बिहाइंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट, then you can
address this. And that is why it is said that the economic law of political economy of a particular mode of production need to be understood by the society. और सोसाइटी यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर की चीज़ है, ये स्टेट को भी हम कह रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी हो सकते हैं, नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल भी हो सकते हैं. तो डिस्क्लोजिंग द इकोनॉमिक लॉ ऑफ कैपिटलिज्म, political economy defines not only the condition for existence of that society but also trends of its development. तो जब हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल, जो कैपिटलिज्म का पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसके इकोनॉमिक लॉ को हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो हम केवल ये नहीं डिस्कस करते कि जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसको एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में वो एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि ये भी बताने की कोशिश होती है कि उसका आगे का ट्रेंड क्या है, आने वाले समय में वो कैसा काम करेगी, किस तरह की सोसाइटी बनाएगी, एक्सप्लॉयटेशन कम होगा या ज़्यादा होगा, इनइक्वालिटी कम होगा या ज़्यादा होगा, या इनइक्वालिटी को हम उसका पार्ट एंड पार्सल मान लेंगे कि कैपिटलिज्म में हम ऐसा ही डेवलपमेंट ही करेंगे जहाँ पे कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि विकास हो रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक लॉ ऑफ कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक लॉ ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कैपिटलिज्म. ये आपको समझना बहुत जरूरी है. द लॉज गवर्निंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बुर्जुआजी सोसाइटी साइंटिफिकली प्रूव दैट द डूम ऑफ कैपिटलिज्म एंड ट्रायम्फ ऑफ कम्युनिज्म हैज बीन डिक्रीड बाय द सोसाइटी. इस पे आप एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं कि जो इकोनॉमिक लॉ है, जो आप समझ पा रहे हैं कैपिटलिज्म को, उसके कंट्राडिक्शन को, उसके इनहेरेंट लॉ को, that how they are operating, how they are creating something much in favor of few people, जबकि जो मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी है, पीपल है, उसको रियल वेजेस तक नहीं मिल पा रहा है, उसको आज भी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है. तो ये कहा जा रहा है कि ये जो कंट्राडिक्शन है, दिस विल लीड टू कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड अ बेटर सिस्टम, अ बेटर इगैलिटेरियन सिस्टम कुड बी जनरेटेड इन फ्यूचर in socialist system or communist system. But how far it is possible, when it will become possible, when socialism or communism will be implemented, we can't predict, because it depends on the material condition of society, and it differs from one state, one country to other country. राइट. तो इस पर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन ये बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है आपको. ये पूरे इकोनॉमिक प्रोसेस को, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोसेस हो, नेशनल इकोनॉमिक प्रोसेस हो या बाकी इकोनॉमिक प्रोसेस हो, उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक लॉज ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी विच आर कनेक्टिंग द डिफरेंट फिनोमिना ऑफ योर स्टेट. यानी कि पॉवर्टी अगर हो रही है, गरीबी है, निर्धनता है, तो आखिर उसकी वजह क्या है, उसके पीछे का लॉ क्या है, विच लॉ आर ऑपरेटिंग एट दैट लेवल, एंड हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट द पॉवर्टी विथ अदर स्पीयर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. So this is very important to understand this economic laws of political economy, and unless and until you are not understanding this economic laws, you cannot connect the different phenomena of your economic system or political system. You cannot understand the causes of a particular phenomena. So there is need to create a link between different phenomena, and that is possible only with this economic law of political economy of particular mode of production. तो ये इकोनॉमिक लॉ को समझना, और इस इकोनॉमिक लॉ में केवल ये चीज़ें नहीं आती हैं कि उसका लॉ क्या है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, कैसे घटता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे घटाया जाता है. रादर यू नीड टू अंडरस्टैंड the policy decisions of the state also, that why particular policy has been decided by the particular government. You need to understand the ideology of the government also. You need to understand the priority of the government also, the overall framework of the government or the state, that in whose favor government is deciding, in whose favor government is taking action.
ये बड़ा ही मतलब आप कहिए कि माइन्यूट चीज़ें हैं जिसको आपको समझना होगा कि पॉलिसी ओवरऑल किसके फेवर में डिसाइड हो रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट कह रही है कि वी आर डिसाइडिंग इन फेवर ऑफ मिडिल क्लास, सो यू नीड टू एनालाइज दिस मिडिल क्लास, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस मिडिल क्लास इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी और फॉर द गवर्नमेंट, and why only middle class is mentioned in the policy document, why not other classes. So once you will start the analysis of this middle class, you will understand that the policy makers are treating this middle class as growth engine of the economy. So you need a further question to ask that whether middle class, the emphasis on middle class is sufficient to run the economy, whether it is creating inequality or equality, whether it is creating poverty or reducing poverty, whether it is creating social justice, economic justice, political justice, or disturbing it, whether it is achieving the constitutional goals of social justice or economic justice, or just making it impossible to achieve the constitutional goals. So you need to question the policy priority of the government on the basis of understanding the economic law of political economy. तो इकोनॉमिक लॉज में आज इतना ही, पॉलिटिकल इकोनॉमी के इस डिस्कशन में आज इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि इकोनॉमिक लॉज को आप समझने का प्रयास करेंगे ताकि एक आपका मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।